नमस्ते बच्चों। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चल रहा है और उसमें हमने एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। ठीक, सो एल्डिहाइड और कीटोन के कुछ कॉमन मेथड्स थे। तो जैसे पहला वाला ये था बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, फिर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, फिर फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ये हम पढ़ चुके थे। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्किन, फिर उसके बाद में बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, ये भी हम पढ़ चुके थे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स और फिर उसके बाद हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। तो पहले ये कुछ स्पेशल मेथड्स हैं एल्डिहाइड प्रिपेयर करने के लिए। पहला मेथड देखिए, फ्रॉम एसिल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड भी जिसको बोलते हैं। आप लोगों को बताया था, याद आया होगा, जो एसिड होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, उनके कुछ डेरिवेटिव्स बताए थे, उसमें एसिड हैलाइड भी बताए थे। जैसे RCOOH है, ठीक है, तो उसमें जो OH ग्रुप है उसको हटा करके अगर कोई हेलोजन लगा दिया जाए तो जो कंपाउंड बनेगा वो है तो एसिड का डेरिवेटिव, लेकिन हम उसको क्या बोलेंगे, एसिड हैलाइड या एसिल हैलाइड भी बोल सकते हैं। जनरल फॉर्मूला उसका RCOX होगा। अगर क्लोरीन है तो RCOCl, ब्रोमीन है तो RCOBr हो जाएगा, है ना। तो इनका जब हम रिडक्शन करते हैं पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में, तो हमको एल्डिहाइड मिलता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन, इसके अंदर बेंजोइल क्लोराइड लिया हुआ है, C6H5COCl भी बोल सकते हैं अपन इसको। तो इसका रिडक्शन करें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आपको पता है या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आपको पता है, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में। याद रखना, इस रिएक्शन का नाम है रोजेनमुंड रिडक्शन। इसके बजाय हम अगर RCOCl लें और उसका रिडक्शन करें, तब भी हमको प्रोडक्ट मिलेगा RCHO। ठीक है, तो ये नाम याद रहेगा आप लोगों को। नेक्स्ट है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स। नाइट्राइल्स क्या होते हैं, ध्यान रखना, जो साइनाइड्स होते हैं उन्हीं को हम नाइट्राइल्स भी बोलते हैं। जो RCN है उनको हम नाइट्राइल्स, एल्केन नाइट्राइल या साइनाइड्स भी हम बोल सकते हैं। तो पहली ये रिएक्शन देखिए, इस रिएक्शन का नाम है स्टीफन। इस रिएक्शन में जब साइनाइड्स हैं या नाइट्राइल्स हैं, उनको स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके साथ में जब ट्रीट करते हैं तो हमको पहले एल्डिमिन मिलती है। ये जो RCH डबल बॉन्ड NH दिख रहा है ना, इसका नाम है एल्डिमिन। मतलब ये इमीन वाला ग्रुप है वो उसके साथ में अटैच्ड है। इसके जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमको RCHO और फिर बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में अमोनिया मिलती है, वो वाटर में डिजोल्व हो जाती है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। मेन प्रोडक्ट हमारे लिए ये है, ठीक है। फिर एक और तरीका है इसमें, वो तरीका क्या है, ये है डाइबल H के साथ में रिएक्शन करने पर जो साइनाइड्स हैं उसको आप रिएक्ट करो डाइबल H के साथ में। अब ये डाइबल H क्या चीज़ है, ये है टर्शरी आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सॉरी टर्शरी नहीं, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जो यहाँ पर डाइबल H लिखा है ना, उसके अंदर हर लेटर का और हर वर्ड का अपना मीनिंग है। तो ये D का मतलब डाई, I का मतलब आइसो, B का मतलब ब्यूटाइल और AL का मतलब है एल्यूमिनियम और H का मतलब है हाइड्राइड। तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसका नाम है और ये कंपाउंड ये वाला है। आइसोब्यूटाइल का ग्रुप होता है, वो क्या होता है, देखो, आइसो वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है, किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आपको याद आया होगा। अगर एक CH के साथ में दो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं और जो सेंटर वाला कार्बन है उसकी एक वैलेंसी फ्री है, तो ऐसा ग्रुप अगर कहीं अटैच्ड है तो इस पूरे ग्रुप को हम आइसो बोलेंगे, ठीक है। फिर इसमें अगर CH3 एक और अटैच कर दिया तो वो आइसोब्यूटेन हो जाएगा और एक हाइड्रोजन तीनों मिथाइल ग्रुप में से कहीं से भी आप निकाल दीजिए, वैलेंसी फ्री हो जाएगी कार्बन की। ध्यान देना, जो सेंटर वाला हाइड्रोजन है वो रिमूव नहीं करना है, तीनों मिथाइल ग्रुप में से कोई एक रिमूव कर लो तो वो आइसोब्यूटाइल ग्रुप हो जाएगा। तो ये डाई आइसोब्यूटाइल ग्रुप। चलो मैं आपको बताता हूँ वो ग्रुप कौन सा होगा। देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ समझना कि जो आइसो ग्रुप है
वो कौन सा होता है? मैंने आप लोगों को बताया कि अगर CH के साथ में 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं तो ऐसा जो ग्रुप होगा उसको हम आइसो बोलेंगे। तो आइसोब्यूटेन क्या होगा? तो ये वाला अगर आप देखोगे, ध्यान दोगे तो ये ग्रुप इसके अंदर है, ठीक है। और ओवरऑल C4H10 ब्यूटेन तो है ही है, ये ग्रुप इसके अंदर है जिसके लिए आइसो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो ये आइसोब्यूटेन होगा। तो आइसोब्यूटाइल कौन सा होगा? ये जो आइसोब्यूटेन आपको दिख रहा है इसके अंदर जो इस CH के साथ में जो 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं, इन तीनों में से कोई सा भी एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, ठीक है, तो आपको ये वाला ग्रुप मिलेगा। तो ये जो ग्रुप दिख रहा है आपको, यही क्या है? आइसोब्यूटाइल है ना। तो वहाँ जो डाई आइसोब्यूटाइल है, मतलब ऐसे 2 आइसोब्यूटाइल के ग्रुप अटैच्ड हैं एल्यूमिनियम के साथ में और एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो वो डाइबल H होगा। वापस आ जाते हैं, तो ये डाइबल H के साथ में आप ट्रीट करोगे, फिर हाइड्रोलाइसिस करोगे, तब भी आपको एल्डिहाइड मिलेगा। एक खास बात इस रिएक्शन की, अगर चेन के अंदर कहीं अनसेचुरेशन है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। हालांकि ये ध्यान रखना कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में भी यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है, लेकिन ये अनसेचुरेशन की फॉर्म में कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। तो ये अनसेचुरेशन जो कार्बन की चेन होती है और कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो वो अनसेचुरेशन की फॉर्म में कंसिडर किया जाएगा। ऐसे में हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा तो उस प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर हो तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है ये एक इसकी खास बात है। फिर हम आगे देखते हैं, एस्टर वाला भी केस हमने देखा था कि अगर एस्टर को भी डाइबल H के साथ में ट्रीट करोगे तब भी हमको प्रोडक्ट की फॉर्म में एल्डिहाइड मिलता है। जैसे ये आगे आप रिएक्शन देख रहे हो, इस रिएक्शन के अंदर जो COO C2H5 वाला ग्रुप है तो उसमें से इथाइल रिमूव होकर के और हाइड्रोजन ऐड हो गया। रिडक्शन वाला प्रोसेस है, आप याद रखना, ये रिमूव होकर के हाइड्रोजन ऐड हो गया तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन का मतलब जानते हो ना, ऐसे कंपाउंड जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। खास तौर से यहाँ पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, टोल्यूइन होता है, उसको मिथाइल बेंजीन भी हम बोलते हैं। तो इसमें ए वाली रिएक्शन देखो, यूज़ ऑफ क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करके और फिर उसकी हमको बीच में एक प्रोडक्ट मिलेगा या यूँ कह दो एडक्ट मिलेगा या इंटरमीडिएट मिलेगा, उसके हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमको बेंजल्डिहाइड मिलता है। ये है टोल्यूइन और इसी को मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं। तो पहले इसको क्रोमिल क्लोराइड के साथ में कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में ट्रीट करते हैं तो ये एक एडक्ट मिलता है या हम इसको क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं इसकी तो हमको बेंजल्डिहाइड मिलता है। तो ये आपको बेंजल्डिहाइड दिख रहा है। याद रखना इस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम है एटार्ड रिएक्शन। नेम रिएक्शन के अंदर पूछा जा सकता है इस चीज़ को, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये क्रोमिक ऑक्साइड का यूज़ करके भी और फिर उसकी हाइड्रोलाइसिस करके भी हम इसी तरह से बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। देखो इसके अंदर ये वाली रिएक्शन, मिथाइल बेंजीन यानी टोल्यूइन, क्रोमिक ऑक्साइड लिया और एसिटिक एनहाइड्राइड, ये आपको, ये तो क्रोमिक ऑक्साइड हो गया और ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, ठीक है। और कम टेम्परेचर पर यानी 0 से 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए। तो उसमें भी हमको ये बीच में एक एडक्ट मिलता है या इंटरमीडिएट मिलता है जिसके हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो बेंजल्डिहाइड हमको मिलता है। फिर नेक्स्ट साइड चेन क्लोरीनेशन से भी हम बना सकते हैं। इसमें देखो H न्यू लिखा है ना यहाँ, ये मिथाइल बेंजीन है, टोल्यूइन, क्लोरीन के साथ में ट्रीट कर रहे हो। H न्यू क्या है? सनलाइट। तो ये बेंजल क्लोराइड हमको मिलता है, ठीक है। और उसकी हाइड्रोलाइसिस करोगे, ये बेंजल क्लोराइड इसका नाम है। इसकी जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमको बेंजल्डिहाइड मिलता है, वाटर के साथ में ट्रीट करते हैं। अब ये कैसे मिलता है ये ध्यान रखना। देखो होता क्या है कि यहाँ जो CHCl2 आपको दिख रहा है, तो ये जो दोनों क्लोरीन है वाटर के 2 मोल के साथ में रिएक्शन करते हैं तो HCl के 2 मोल रिमूव हो जाते हैं। तो ये जो कार्बन आपको दिख रहा है, ये वाला कार्बन CH,
उसके साथ में 2 OH अटैच हो जाते हैं, पर एक ही कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल हैं, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, उससे वो अल्टीमेटली CHO के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ना। फिर देखते हैं गाटरमान कोच रिएक्शन। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। बेंजीन को आप कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में ट्रीट करो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, या CuCl क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो बेंजल्डिहाइड मिलता है। इस रिएक्शन का नाम क्या है? गाटरमान कोच रिएक्शन। अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। एल्डिहाइड पढ़ चुके हैं, अब ये जो मेथड है वो कीटोन बनाने के स्पेशल मेथड है। पहला देखिए फ्रॉम एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड अभी बताया था आप लोगों को क्या होता है, RCOCl, ठीक है। एसिल ब्रोमाइड क्या होगा? RCOBr होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं। तो अब इसमें देखो ये 2 स्टेप के अंदर रिएक्शन बता रखी है। पहली स्टेप में RMgX, याद आया होगा आप लोगों को, इसको ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बोला जाता है, RMgX है ना। इसको कैडमियम क्लोराइड के साथ में पहले ट्रीट करते हैं, तो डाई एल्किल कैडमियम मिलता है। इसको फिर एसिल क्लोराइड के साथ में ट्रीट करते हैं। यहाँ पर R' डिफरेंट, जो R से डिफरेंट है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो इसको डाई एल्किल कैडमियम, ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया। इसके साथ में ट्रीट करते हैं तो होता क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये जो क्लोरीन है और ये जो कैडमियम है, ये आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, कैडमियम क्लोराइड रिमूव हो जाता है, और ये जो R है ये यहाँ पर अटैच हो जाता है कार्बन के साथ में, तो ये R' और ये R, तो ये बीच में कार्बोनिल ग्रुप हो गया, तो कीटोन हमको मिलता है। दोनों अगर सेम है तो सिमेट्रिकल कीटोन मिलेगा, और अगर डिफरेंट है तो एसिमेट्रिकल, है ना। नेक्स्ट रिएक्शन नाइट्राइल से हम बना सकते हैं कीटोन। देखो नाइट्राइल क्या होता है, अभी बताया था, साइनाइड होता है, उसी को हम नाइट्राइल भी बोलते हैं। RCN, ये देखो ये R ग्रुप हो गया और ये CN हो गया, और इसको हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ में ट्रीट करें, ये वाला आप इसको AR एरिल ग्रुप हो गया, या फिर कोई R' कुछ भी ले सकते हो, है ना, जरूरी नहीं C6H5 हो। इसके बजाय CH3 भी ले सकते हो, ब्यूटाइल ग्रुप भी ले सकते हो, पेंटाइल ग्रुप भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, R' बोल दो सिंपली आप उसको। तो इथर यहाँ सॉल्वेंट है, उसके साथ उसके अंदर जब ये रिएक्शन की जाती है तो इसमें होता क्या है, जो ये साइनाइड वाला ग्रुप है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसमें एक बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों की वैलेंसी फ्री होगी। तो होता क्या है कि कार्बन के साथ में R' वाला ग्रुप, जैसा कि यहाँ पर C6H5 है, AR वाला है, वो आके अटैच होता है, और नाइट्रोजन के साथ में MgBr आकर के अटैच होता है। फिर उसके बाद हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमको कीटोन मिलता है ना। देखिए ये आगे इसमें इस तरह से, ये कार्बन के साथ में नाइट्रोजन MgBr, और उसके बाद में कार्बन के ही साथ में C6H5 हाइड्रोलाइसिस की, तो NMgBr रिमूव हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो ये प्रोपियोफिनोन हमको प्रोडक्ट मिला, ये कीटोन है एक तरह का, ठीक है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। आप लोगों को याद आया होगा फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन हमने पढ़ी थी, एसाइलेशन और एल्काइलेशन, तो यहाँ पर एसाइलेशन वाली रिएक्शन काम आएगी। ये मैं रिपीट कर दूं, ये फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, ये आप लोगों को याद आया होगा फ्रीडेल क्राफ्ट, है ना, तो पहले पढ़ चुके हैं। अब उसमें RCOCl और बेंजीन, उनकी रिएक्शन होती है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ में, तो ये हमको कीटोन मिल गया। ध्यान देना, अगर मान लो कि ये R के बजाय CH3 ले लिया तो इसका नाम होगा एसिटोफिनोन, लेकिन अगर AR ले लिया तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोफिनोन। नोट कीजिए आप लोग साथ साथ में, जहाँ ज़रूरत पड़े वीडियो को पॉज कीजिए और इस चीज़ को नोट भी कीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जो एल्डिहाइड कीटोन हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट, उनको दूसरी क्लास के कंपाउंड्स के साथ में कंपैरिजन करते हैं। पहले ये ध्यान दीजिए, ये इसके अंदर ये है एल्केन,
ठीक है, ये है ईथर, ये है एल्डिहाइड, ये है कीटोन और ये है अल्कोहल, और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड भी होना चाहिए, वो यहाँ मेंशन नहीं किया है। इनके मोलर मास को कंपेयर करो, इन सब के जो मोलर मास हैं सेम, ऑलमोस्ट सेम है, 58 और 60 की ही रेंज में है, यानी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब आप कंपैरिजन करोगे इनके बॉइलिंग पॉइंट में, तो देखो ये जो कैटेगरी में शुरू वाले जो दो हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट कम है, यानी जो एल्केन और ईथर हैं उनके कम हैं, लेकिन जो एल्डिहाइड और कीटोन हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट थोड़े से ज़्यादा हैं। आपको यहाँ दिख रहा है 322, 329, तो ये एल्केन ईथर के कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा हैं। रीज़न क्या है, इन दोनों में क्या होता है, पॉलरिटी होती है, तो पॉलरिटी की वजह से मोलर मास भले इनके सेम है, लेकिन इन पॉलरिटी होने की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हो ये अल्कोहल है, तो इसमें तो काफ़ी ज़्यादा है, 370 केल्विन है। रीज़न क्या है इसका, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आप लोगों को याद आया होगा, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। फिर पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी को हम देखें तो क्या होता है कि जो लोअर मेंबर्स हैं वो पानी में इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं, कीटोन भी डिज़ोल्व हो जाते हैं, एल्डिहाइड भी डिज़ोल्व हो जाते हैं। यहाँ पे जैसे ये एक एग्जांपल दे रखा है, ये कीटोन है, तो इनमें क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, ये वाले नए हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं वाटर के बीच में जब ये इंट्रोड्यूस होते हैं, तो उससे इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। ये बात ध्यान रखना कि जो 40% फॉर्मेल्डिहाइड का सॉल्यूशन होता है उसको फॉर्मेलिन बोला जाता है, और ये फॉर्मेलिन बायोलॉजी लैब के अंदर आपको याद आया होगा, जो स्पेसिमेन हैं उनको जो उन प्रिजर्व करने के, लंबे टाइम तक प्रिजर्व रखने के काम में लिया जाता है, तो उससे क्या है, ये ऑर्गेनिज्म है वो ख़राब नहीं होते हैं। पर ये बात ध्यान रखना कि अगर आर ग्रुप जो एल्काइल चेन वाला ग्रुप है, जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है तो होता क्या है, ये बढ़ने के कारण सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है, या आप यूँ कह दो कि हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ने लग गया तो इसकी सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर कम होने लग जाती है ना। तो बच्चों आज हम इतना ही रहने देते हैं, केमिकल रिएक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। और आप लोगों के प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी पास में आ रहे हैं, 21 दिसंबर से शुरू होंगे, तो आप भी मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। मैं थोड़ी सी स्पीड पढ़ूंगा क्योंकि ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद भी 2 चैप्टर बाकी रहेंगे हमारा, एमिन और बायोमोलेक्यूल, इस वजह से थोड़ी सी हम स्पीड बढ़ाएंगे। आप लोग नोट्स बनाइए, मुझे भेजिए। थैंक यू वेरी मच।